समानांतर धारावाही चालकों के बीच बल। अगर दो समानांतर धारावाही चालक एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो इन चालकों पर कितना बल लगता है वो आपको कैलकुलेट करना है। एक चालक दूसरे चालक पर कितना बल आरोपित कर रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। देखते हैं टॉपिक कितने सालों से पूछा गया है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कंटिन्यू 2015, 16 और 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन है बेटा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? मात्रक आपको बताना है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, वेबर पर 9 गुणा 10 की घात 9 ले लेते इसको, 9.1 छोड़ो 9 ले लो इसको, इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज आप लोगों के लिए लेके आए बेटा रिवीजन सीरीज PYQ क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज। वन शॉट रिवीजन कोशिश करेंगे बहुत कम टाइम के अंदर, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर जो है हम चैप्टर्स को पूरा पूरा विद डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर ले। ठीक, तो आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर नंबर है आपका, चैप्टर नंबर है भाई 4। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है 4। चैप्टर 4 का वन शॉट रिवीजन्स बेटा आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे सर, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे सर वन शॉट वीडियोस स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन वीडियो जिसमें हम चैप्टर वाइज 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर जो है हम अपने पूरा चैप्टर्स को क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ रिवीजन्स करेंगे, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रिवीजन्स करेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आपने पहले एक बार पढ़ चुके हैं इस चैप्टर्स को तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पे हम टारगेट रखते हैं बेटा 1000 लाइक का, 1000 लाइक्स का टारगेट है बेटा। ठीक, 1000 लाइक का टारगेट कंप्लीट होगा और इसके बाद इसके साथ साथ लाइक के साथ साथ आपको बताना है कि कौन से चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो नेक्स्ट आपको चाहिए। चैप्टर्स कौन सा, चैप्टर का नेम या चैप्टर नंबर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जिस चैप्टर पे सबसे ज्यादा बच्चे कमेंट्स करेंगे, जिस चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा बच्चों के लाइक्स होंगे बेटा, वो चैप्टर्स आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे रिवीजन के साथ, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से साल में आया हुआ है। देखिए, पहला जो टॉपिक हमारा है बायो-सेवर्ट का नियम, दैट इज फर्स्ट टॉपिक बायो-सेवर्ट का नियम। देखो, बायो-सेवर्ट का नियम 2014 में, 16 में, 19 में, 20 में और 24 में जो है बेटा ये 3 मार्क्स में पूछा गया था, 3 नंबर में ये पूछा गया था। 2018, 2023, 2024 में बेटा ये टॉपिक जो है वो 5 नंबर में क्वेश्चंस ये पूछा गया था, 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आया था। तो इसका मतलब क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल इस टॉपिक पे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, बायो-सेवर्ट नियम का यूज क्या करते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार अगर आपके पास एक धारावाही चालक तार है तो उस धारावाही चालक तार को जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक छोटा सा जो लघुखंड होगा, उस लघुखंड के कारण हम किसी बिंदु पर क्या निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक तो ये हमारे पास एक धारावाही चालक तार है और मान लेते हैं इस चालक तार में I धारा जो है आपका प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार को हम छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक छोटा सा हमने यहां पे लघुखंड ले लिया बेटा DL, कितना DL। ठीक, और इस DL से बेटा R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है। ठीक, और ये जो DL और R के बीच में जो कोण है बेटा, ये मान लेते हैं ये कोण आपका थीटा डिग्री है। कितना डिग्री है? थीटा डिग्री। आपको क्या लिखना है कि इस नियम के अनुसार किसी धाराखंड के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV धारा I के समानुपाती होता है। धारा I के समानुपाती होता है, मींस dB इज प्रोपोर्शनल टू I, dB इज प्रोपोर्शनल टू I। सेकंड, धाराखंड DL के लंबाई DL के समानुपाती होता है। ठीक, मींस dB इज प्रोपोर्शनल टू DL।
dB इज प्रोपोर्शनल टू dl। सेकंड थर्ड पॉइंट है बेटा, धाराखंड से p तक की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पे dB जो है dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और जो यहाँ पे एंगल बना हुआ है बेटा ये dl और r के बीच में, तो dl और r के बीच में जो कोण है थीटा, उसके साइन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती मींस dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम इन चारों इक्वेशंस को मर्ज कर देते हैं, चारों इक्वेशंस को करेंगे मर्ज करेंगे, तो यहां पे हमें एक इक्वेशंस मिलेगा बेटा, हमें यहां पे एक इक्वेशंस मिलेगा, देखो चारों समीकरण से तो मिलेगा dB इज प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा बाय r², आई dl साइन थीटा बाय r²। इन चारों इक्वेशंस को हमने मर्ज कर दिया, और जब यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन का रिमूव हटाएंगे बेटा, इसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाएगा μ0/4π। ये मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट है। मैग्नेटिज्म में जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं बेटा, उसमें हम इसी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं और हर जगह इसी कांस्टेंट का ही यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, μ0/4π आई dl साइन थीटा बाय r²। जहां पे μ0/4π का जो वैल्यू होता है बेटा, ये होता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठंड हो रही है, मैं दरवाजा बंद कर दूं थोड़ा सा, ठीक है ना। और यहां पे जो μ0 है बेटा, इस μ0 को हम क्या बोलते हैं? इस μ0 को बोला जाता है, इसको हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता, कि निर्वात चुंबकीय क्षेत्र को कितना अलाउ कर रहा है, कितना उसको परमिट कर रहा है, तो उसका मेजरमेंट लेते हैं। और μ0 का जो मान होता है बेटा, ये 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि μ0 का डायमेंशंस क्या होता है। μ0 का डायमेंशंस आप बताइएगा बेटा कमेंट सेक्शन में, जिन भी बच्चों को पता है कमेंट सेक्शन में इसका डायमेंशंस बताइएगा मुझे। ठीक है, भी एमसीक्यूज में या 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि μ0 की बीमा ज्ञात कीजिए, μ0 की बीमा ज्ञात कीजिए। तो किसी माध्यम के लिए अगर कोई माध्यम है तो उस माध्यम के लिए लिखा जाएगा dB इज इक्वल टू μ/4π आई dl साइन थीटा अपॉन r² टेस्ला। ठीक है, माध्यम होगा तो उस केस में हम म्यू यूज करेंगे, और म्यू का मतलब हो गया यहाँ पे माध्यम की चुंबकशीलता। क्या जाएगा बेटा? माध्यम की चुंबकशीलता। ओहो सर, बहुत सुंदर। अच्छा, अगर हम इसका सदिश रूप लिखते हैं तो सदिश रूप क्या लिखा जाएगा इसका? तो इसका सदिश रूप हो जाएगा बेटा, सदिश रूप देखो dB इज प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू μ0/4π आई dl क्रॉस r। आई dl क्रॉस r, देखो साइन थीटा किस में आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, तो यहाँ पे dl क्रॉस r, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो dl और r के बीच में, तो dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय, देखो एक r ऊपर हमने मल्टीप्लाई करा तो नीचे r से मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे आ जाएगा आपका r3। तो आई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r3, तो ये हमारा हो जाएगा सदिश रूप किसका? वायु सेवर्ट के नियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे आपका टॉपिक है बेटा, ये देखो इस पे बेस्ड हर साल लगभग ना हर साल जो है बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज पूछा गया है। इस टॉपिक पे हर साल लगभग मैंने देखा करीब 4-5 साल से जो है अलग अलग टाइप से अलग अलग तरीके से जो है इस टॉपिक पे एमसीक्यूज पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में। तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, बाकी डेरिवेशन से नहीं आता, फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। देखो μ0 और ε0 में संबंध आपको स्थापित करना है, तो इसके लिए हमें पता है, हम जानते हैं कि 1/4π ε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहां से अगर हम ε0 का वैल्यू निकालेंगे तो ε0 इज इक्वल टू 1/4π × 9 × 10⁹ हो जाएगा। नाउ दूसरा, तथा μ0/4π इसका वैल्यू आपको पता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा यहां से μ0 का वैल्यू निकालो, तो μ0 का वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो 4π इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आपका जब 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर हम दोनों समीकरणों को गुणा कर दे, मतलब μ0 और ε0 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या आएगा ये आपका ε0 × μ0
एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो देखो 4 पाई से 4 पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 10 टू द पावर -7 बेटा ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो जब ये नीचे आएगा डिवाइड में तो ये पावर हो जाएगा आपका कितना, देखो 9 इंटू ये -7 नीचे आएगा तो पावर हो जाएगा प्लस का, पावर हो जाएगा प्लस का, क्योंकि पावर नीचे आएगा तो माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, नीचे अगर माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाता है। साइन चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक। 7 और 9 को अगर हम जोड़ देंगे तो 7 और 9 हो गया आपका 16। तो 9 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा बेटा 16, और 9 गुणा 10 की घात 16 इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसको हम लिखेंगे 3 गुणा 10 की घात 8, क्योंकि 3 गुणे 10 की घात 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये आपका जाएगा 3 का स्क्वायर 9 गुणे 10 की घात 8 गुणे 2, तो ये आपका जाएगा 9 गुणे 10 की घात 16 हो जाएगा। कितना जाएगा भाई 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब 9 गुणे 10 की घात 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 10 की घात 8 लिख सकते हैं। 3 गुणा 10 की घात 8 इसको लिखा जा सकता है। अच्छा 3 गुणा 10 की घात 8 क्या होता है, ये पुते प्रकाश की चाल, क्या बोलते हैं बेटा इसको, प्रकाश की चाल निर्वात में, ये प्रकाश की चाल है निर्वात में, ठीक। तो इसको हम c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसको इसकी जगह c लिख दे तो ये c का स्क्वायर हो जाएगा। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से इसका रेसिप्रोकल कर दे तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो c इज इक्वल टू आपका जो 1/म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। और ये एमसीक्यूज बेटा बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए, अलग अलग सालों में अलग अलग तरीके से पूछे गए। तो ये याद करिएगा इस रिलेशन को, क्योंकि हो सकता है इस बार भी बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज के फॉर्म में ये क्वेश्चंस आ जाए। क्लियर है। चलिए अगर हम बात करते हैं किसी माध्यम के लिए, किसके लिए, अगर हम किसी माध्यम के लिए बात करते हैं तो माध्यम में प्रकाश की जो चाल हो जाएगा बेटा c, दैट इज 1/c को तो नहीं लिखेंगे हम, इसको v लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इसको v लिखेंगे। तो v इज इक्वल टू 1/म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहां पे म्यू माध्यम की चुंबकशीलता है और एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक। तो हम इस तरीके से इस इक्वेशंस को लिख सकते हैं। क्लियर है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बेटा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो क्वेश्चंस आपका है 14 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19, 20, 22, 23, 24, कंटिन्यू ऑल ईयर। तो अगर ये कंटिन्यू पूछा जा रहा है तो 2025 में भी पूछा जाएगा डेफिनेटली, किसी ना किसी सेट के अंदर आएगा क्वेश्चन। 2025 के किसी ना किसी सेट के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। 6 सेट बनते हैं ना यूपी बोर्ड के अंदर, तो किसी न किसी सेट में मिलेगा क्वेश्चन आपको, ये डेफिनेटली 101%। एक सेट में भी मिल सकता है, 4 सेट के अंदर भी मिल सकता है क्वेश्चन, तो छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो कितने सालों से टॉपिक आपका पूछा गया है। तो एक वृत्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग है, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग के अंदर ये आता है। तो ये हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है बेटा, और इस वृत्ताकार कुंडली में मान लेते हैं आई धारा जो है वो आपका प्रवाहित हो रही है। अगर इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, अगर इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम इस वृत्ताकार कुंडली को छोटे छोटे खंडों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे खंडों में अगर इसको बांटते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा लघुखंड हम ले लेते हैं बेटा, एक छोटा सा लघुखंड हम यहाँ पे ले लेते हैं, कितना, dl। क्या जाएगा भाई, dl, क्योंकि dl वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा नीचे की दिशा में होगा, और dl वेक्टर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से बनेगा। अब ये टेंजेंट, ये जो स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, इसके बीच कितना कोण बनेगा भाई, इसके बीच कोण बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, त्रिज्या और जो आपके क्या कहते हैं स्पर्श रेखा वो एक दूसरे के लंबवत होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। चल बात करते हैं यहाँ पे कुछ डेटा की। तो मान लेते हैं कि R कुंडली की त्रिज्या है, R जो है वो कुंडली की त्रिज्या है, N कुंडली में फेरों की संख्या है, I कुंडली के प्रति एकांक फेरों में धारा है। ये जो कुंडली है, इस कुंडली के प्रति एकांक फेरों में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, मान लेते हैं I धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमने कहा कुंडली को छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है, छोटे छोटे भागों में हम क्या कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं या काट सकते हैं। तो ऐसे ही एक छोटा सा लघुखंड मान लेते हैं, क्या भाई हमारे पास dl है।
तो डीएल तथा आर के बीच कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो डीएल और आर के बीच में कोण यहाँ पे 90 डिग्री का है। तो हमने कहा अतः वायोसेवर्ट के नियम, वायोसेवर्ट के अनुसार डीएल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये जो छोटा सा डीएल है, इस छोटे से डीएल में करंट कितना है भाई, आई करंट है। तो इस छोटे से डीएल की वजह से इस केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक, तो हमने कहा यहाँ पे थीटा कितने डिग्री का है, तो थीटा है 90 डिग्री का। तो हमने कहा यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री प्लेस कर दो, डिवाइडेड बाय आपका आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, थीटा यहाँ पे हमने लग दिया 90। अच्छा, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, यस बिल्कुल। तो हमने कहा साइन 91 है, तो यहाँ पे अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा, तो इक्वेशन आपका बचेगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, क्या जाएगा, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। तो ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसकी वजह से, डीएल की वजह से। तो सबसे पहले छोटे से लघुखंड के कारण आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें इस पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र अगर हम ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हमें इस वाले इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस वाले समीकरण को हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो यहां पे हमारा आ जाता है नेक्स्ट कि संपूर्ण कुंडली के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा आपका सिंपल, यहां पे देखो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B डॉट DL, B डॉट DL। तो ये आपका जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मतलब dB का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे लास्ट इक्वेशन से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर इसका। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आर ये दोनों कांस्टेंट है, इसको ले लेंगे हम बाहर, और आई भी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। और जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। चूंकि आप यहां पे लिख सकते हैं, चूंकि इंटीग्रेशन डीएल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, सॉरी इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 2 पाई आर, क्योंकि आपके पास एक वृत्ताकार कुंडली है और इस वृत्ताकार कुंडली को आप छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करें, आप डिवाइड करें, और बाद में इन छोटे छोटे पार्ट्स को क्या कर दे रहे बेटा, आपस में जोड़ दे रहे हैं। ये छोटे छोटे जो डीएल्स है, इन डीएल्स को आपस में क्या करें, आप जोड़ रहे हैं। अगर इन डीएल्स को आपस में जोड़ेंगे तो ये वृत्ताकार कुंडली की टोटल क्या आ जाएगा भाई, त्रिज्या आ जाएगा, सॉरी सरकमफ्रेंस आ जाएगा, परिधि आ जाएगा। तो ये हो गया सिंपली 2 पाई आर, दैट इज वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक, तो इंटीग्रेशन से डीएल को हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर, यहां से 2 पाई से 4 पाई को कट करेंगे बेटा, 2 बचेगा, तो ये जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, और n जो है वो फेरो की संख्या है, तो उस केस में चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, क्या जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर टेस्ला हो जाएगा। ठीक, तो ये वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। ठीक, इसको याद रखिएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, या एमसीक्यूज में डायरेक्टली आपसे ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया जो हर साल बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, इनको छोड़ना नहीं है। बहुत इजी तरीके से डेरिवेशंस करवाया बेटा, एक एक लाइन को रट लो अगर समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स बहुत टफ है, मेरे से नहीं हो सकता बेटा, एक एक लाइन रट लो, डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा इस बार 2025 में इस टॉपिक से आएगा, जरूर आएगा, और नहीं आया तो फिर बताना मुझे कि सर नहीं आया क्वेश्चन। ठीक, तो इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, जो भी रिवीजन वीडियोस आपको करवाए जा रहे हैं बेटा, सारे वीडियोस को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, चाहे आप ऑनलाइन देखिए, डाउनलोड करके देखिए, कैसे भी करके देखिए। अच्छा, आप मुझे बताइएगा वीडियो ऑनलाइन देखते हैं या डाउनलोड करके देखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मुझे, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कितने बच्चे वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं, हाँ, और कितने बच्चे वीडियो को ऑनलाइन देखते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जो पिछले साल पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, 2020 में पूछा गया, 2024 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता 0.50 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष पर स्थित बिंदु पर लूप के लिए
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है और अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है आपके पास, तो दे रखा है त्रिज्या, दे रखा है हमारे पास, दे रखा है त्रिज्या r बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल देंगे तो 12 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। ठीक। अच्छा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रेखा b दैट इज 0.50 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 और ये हो जाएगा बेटा आपका म्यू नॉट I अपॉन 2r। क्या जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2r आ जाएगा, क्योंकि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का जो सूत्र है वो होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r। ठीक। तो अगर हम यहाँ से बात करें म्यू नॉट I की बात कर लेते हैं तो म्यू नॉट I आपका हो जाएगा बेटा 2r इंटू 0.50 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4। तो हमने कहा 5 दूना 10 तो 1.0। r का मान कितना है भाई? 12 गुणा 10 की घात माइनस का 2 गुणा 10 की घात माइनस का 4। तो ये आपका जाएगा, इसकी एक से गुणा करेगा तो 12 गुणा 10 की घात माइनस का 6। ये आपका म्यू नॉट I का वैल्यू है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो। देखो कहाँ निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष पर स्थित बिंदु पर लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अक्ष पर निकालना है आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो अक्ष का फॉर्मूला यूज करेंगे। अतः अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है फॉर्मूला? तो ये जब बी डैश इसको ले लेते हैं, ये जाएगा म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, ये फॉर्मूला होता है आपका सिंपल। तो देखो यहाँ पे a जो दे रखा है, दूरी दे रखा है अक्ष पे, जो केंद्र से दूरी दे रखा है बेटा, तो दूरी आपका a दे रखा है यहाँ पे, a बराबर कितना? देखो 5 सेंटीमीटर की दूरी दे रखा है, तो a यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं इसमें सारा। तो देखो तो यहां पे सबसे पहले म्यू नॉट इंटू आई का वैल्यू, म्यू नॉट इंटू आई का वैल्यू यहां से रिप्लेस कर देते हैं। ये म्यू नॉट इंटू आई का वैल्यू है बेटा 12 गुणा 10 की घात माइनस 6। तो ये 12 गुणा 10 की घात माइनस का 6। आई आपका है यहाँ पे कितना, सॉरी ये आ गया, ठीक है। आर कितना है आपका? 12 गुणा 10 की घात, 12 गुणा 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा बटा 2 गुणा, देखो आर स्क्वायर 12 गुणा 10 की घात माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 गुणा 10 की घात माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे और का होल पावर जो है बेटा ये 3/2 हो जाएगा। तो हमने कहा इससे इसको काट दो 6, तो 6 गुणे 12 का स्क्वायर करोगे 144 और ये जगह 10 की घात माइनस का 6 और ये जगह 2 की घात 4 करेंगे तो 10 की घात माइनस का 4 बटा, देखो क्या आएगा ये, तो ये जब 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 144 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आपका जाएगा 169 इंटू 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 की घात कितना भाई? 3/2 की घात 3/2। देखो घात 3/2, 3/2 का मतलब था रूट। सबसे पहले हम रूट निकालेंगे, उसके बाद क्यूब करेंगे। सबसे पहले रूट निकालेंगे फिर उसका क्यूब करेंगे। देखो रूट में इसकी गुणा कर दो, 6 × 24 का 4 ऐसे लगा 2, 6 × 24 और 2 26, 6 कम 6 और 2 8, ठीक है, गुणा 10 की घात माइनस का 10 बटा, देखो इसका क्यूब, सॉरी पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट कितना आएगा? 13। 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13 गुणा 10 की घात माइनस का 2, 10 की घात माइनस 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 की घात आ जाएगा माइनस का 2, तो 10 की घात माइनस 2 का क्यूब ठीक। तो ये आपका जगह देखो 2 की घात माइनस 3 माइनस 10 की घात माइनस 2 की घात 3 है तो 10 की घात माइनस 6 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 864 डिवाइडेड बाय
13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10 टू द पावर बेटा माइनस का 10 प्लस का 6 और इसके आगे कैलकुलेशन करके आंसर लिख दीजिएगा। बस 13 13 से भाग करते चले जाइए, 13 से भाग कर दीजिए, फिर 13 से भाग कर दीजिए, फिर 13 से भाग कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा उसको लिख दीजिएगा। कैलकुलेशन 13 13 13 की गुणा मत करिएगा, गुणा करके भाग मत करिएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक, पहले 13 13 से भाग कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिएगा सर इतना आंसर आ गया। क्वेश्चन 2020 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक, इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है यह है एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कह रहा है? एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम देखो 2014, 15, 19, 22, 20, 23, 24 मतलब कंटिन्यू 2019 के बाद क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है और 5 नंबर में क्वेश्चन 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक पे। एक तो एम्पियर का नियम स्टेटमेंट लिखना है, उसको प्रूफ करना है, एंड देन जो है इसके बेसिस पे एक अनंत लंबाई के धारावाही चालकतार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में हर साल बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल मत छोड़िएगा। नहीं समझ आता है, भूल जा रहे हैं, रट लो। देखो रटना क्या होता है? वो रिकॉल होता है कि आप रटना तो नहीं होता, बार बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार लिखोगे, बार बार याद करोगे तो डेफिनेटली ये आपके मेमोरी में फिट हो जाता है, आपकी जो दिमाग की मेमोरी है उसके अंदर फिट हो जाता है ये। ठीक, जैसे आप कोई गाना याद करते हो एक बार में तो याद होता नहीं है, आप बार बार उस गाने की प्रैक्टिस करते हो, कहीं लाइन भूल जाते हो, फिर से गाना सुन के याद करते हो ना। तो रिकॉलिंग पावर आपको बढ़ानी है, आप धीरे धीरे इसको लिखोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। 2 से 3, 4, 5 बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत हो सकती है टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए। देखो इस नियम के अनुसार इसका स्टेटमेंट, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर, बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित धारा I, कुल धारा I का म्यू0 गुना होता है। कह रहे हैं कि किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है वो उस परिपथ द्वारा घिरे कुल धारा का या उस परिपथ से प्रवाहित कुल धारा का म्यू0 गुना होता है। म्यू0 जो है निर्वात की चुंबकशीलता है। तो मैथमेटिकली हम यहां पे लिख सकते हैं, अर्थात इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू0 इंटू I, इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू0 इंटू I। ठीक, इसकी उत्पत्ति करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो यहां पे हेडिंग डालिएगा बेटा उत्पत्ति। उत्पत्ति देखो उत्पत्ति में तो हमारे पास क्या है बेटा, एक अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार है x डैश, ये अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार है और इस धारावाही चालक तार के सराउंडिंग में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अगर धारा ऊपर की दिशा में, तो ये आपका चालक तार है, इसमें धारा ऊपर की दिशा है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूमेगा, ऐसे वृत्ताकार लूप में घूमता रहेगा। तो इसके सराउंडिंग में हमने एक वृत्ताकार लूप कंसीडर किया है r त्रिज्या का। तो ये r त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है और इस लूप को हम छोटे छोटे भागों में क्या कर लेंगे भाई, बांट लेंगे। तो इस लूप का एक छोटा सा भाग यहाँ पे हम ले लेते हैं बेटा, एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ये छोटा सा हमारा एक भाग है dl। देखो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूम रहा है तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में, ये ऊपर की दिशा में होगा, तो ये जगह आपका dB और dl भी इसी दिशा में होगा। dl भी आपका क्या होगा, dl भी आपका इसी दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही टेंजेंशियल है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में होगा। तो b और dl आपका सेम डायरेक्शन में होगा तो बेटा यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। तो सबसे पहले x डैश जो आपके पास धारावाही चालक तार है, इस धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो धारावाही चालक तार के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, देखो P पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B इज इक्वल टू
दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये याद करना पड़ेगा बेटा, ये जो इक्वेशन है ये याद, जो स्टार पॉइंट कर दूंगा ना वो आपको याद रखना पड़ेगा। आप याद रखेंगे कि धारावाही चालक तार है अनंत लंबाई का, तो इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R। ठीक, अब ये जो लूप है इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोला जाएगा भाई, जो एम्पीरियन लूप है, इस एम्पीरियन लूप के सराउंडिंग में हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालते हैं। तो एम्पीरियन लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन देखो, इसके चारों रेखीय समाकलन हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन B डॉट डी एल, इंटीग्रेशन B डॉट डी एल, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डॉट प्रोडक्ट है बेटा, तो ये आपका जो डी एल कॉस थीटा, थीटा कितना डिग्री यहाँ पे 0 डिग्री है, तो ये इंटीग्रेशन B डी एल कॉस 0। ओह सर बहुत सुंदर, तो हमने कहा देखो B कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन क्या बचेगा dl और cos 0 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। तो इंटीग्रेशन dl, अगेन आपने इस लूप को छोटे छोटे खंडों में बांटा है, तो उन सारे खंडों को जोड़ देंगे, तो उन खंडों को जोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन B डॉट dl क्या, सॉरी इंटीग्रेशन dl क्या जाएगा आपका, तो ये जाएगा 2πr, ये जाएगा लूप की परिधि, लूप की परिधि, तो ये लूप की परिधि हो जाएगा। ठीक, तो इंटीग्रेशन dl की जगह क्या लिखेंगे, लूप की परिधि दैट इज 2πr। ठीक है भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन B डॉट dl आपका हो जाएगा, B का वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2πr और इंटीग्रेशन dl आपका जाएगा 2πr, तो हमने कहा 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा म्यू नॉट इंटू आई। तो ये जो इंटीग्रेशन B डॉट dl का वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन B डॉट dl का वैल्यू हो जाएगा। तो यही हमारे क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम है, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे जस्ट एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और फिर एम्पीरियन लूप के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, रेखीय समाकलन निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का, इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B dl cos 0, B कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के dl, और dl का यहाँ पे वैल्यू है, dl का यहाँ पे वैल्यू है 2πr, जिसको हम लूप की परिधि बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसकी जगह पे क्या करेंगे, 2πr सब्स्टिट्यूट करेंगे और b का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और जस्ट इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू बचेगा म्यू नॉट इंटू आई। ठीक, नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। ठीक, तो एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग कौन कौन से अनुप्रयोग है वो हम देख लेते हैं। तो कह रहे एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र 14, 15, 19, 22, 20, मतलब ये दोनों क्वेश्चंस मर्ज होके आया था। मतलब इस ये टॉपिक और एम्पियर का परिपथीय नियम दोनों को मर्ज करके क्वेश्चंस पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है, ये अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार है, x x डैश, x x डैश। ठीक, और इस धारावाही चालक तार में मान लेते कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है। उस लूप के सराउंडिंग में हमने, मतलब इस धारावाही चालक तार के चारों ओर हमने क्या ले लिया, एक एम्पीरियन लूप कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया हमने, एक एम्पीरियन लूप हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक, और इस एम्पीरियन लूप को हम छोटे छोटे खंडों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अगर इसको छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा लघुखंड हमारे पास है dl, और इसकी जो दिशा है वो इस दिशा में होगी, इसके टेंजेंशियली ऊपर की दिशा में। और क्योंकि ये धारावाही चालक तार है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार रूप में घूमेगा, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी इसी वृत्त पे घूमेगा, इसी लूप पे घूमेगा, इस दिशा में ऐसे घूमेगा ये। ठीक, ऐसे दिखा दे। अगर करंट नीचे होता तो लूप ऐसे बनता हमारा, क्योंकि ये 3D में बनता है, थोड़ा सा 2D में आपको समझने में दिक्कत होगी, बट अब देख लीजिएगा कि करंट ऊपर जा रहा है तो
मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे घुमाना है, अगर करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को आपको ऐसे घुमाना है, इसके अपोजिट दिशा में घुमाना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए ना, आपको क्या करना है, यहां पे इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये हो गया O, तो यहां से मान लेते हैं, माना OP, O से P की जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये हमारा R है। ठीक, और धारा में I जो है वो चालक तार में धारा है। तो B तथा DL के बीच कोण कितने डिग्री का है? B तथा DL के बीच कोण कितने डिग्री का भाई? थीटा इज इक्वल टू आपका 0 डिग्री का, क्योंकि B और DL आपका सेम डायरेक्शन में है, सेम दिशा में है। जब ये सेम दिशा में है, क्योंकि ये दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, तो थीटा कितना बनेगा यहाँ पे? 0 डिग्री बनेगा। तो थीटा हम ले लेंगे कितना भाई? 0 डिग्री। अच्छा, थीटा 0 डिग्री हो गया। नाउ एम्पियर के डायरेक्टली लगाते हैं। देखो, एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से देखो, इंटीग्रेशन B डॉट डी एल, इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज म्यू नॉट इनटू आई। इस लूप के अंदर जो वायर है, इस वायर में कितना करंट फ्लो रहा है भाई? आई करंट फ्लो रहा है, तो यहाँ पे म्यू नॉट इनटू आई यूज कर लेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन B डॉट डी एल, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या भाई? इसको लिख सकते हैं B डी एल कॉस थीटा, और थीटा ले लेंगे बेटा यहाँ पे 0 डिग्री, और ये आपका जब म्यू नॉट इनटू आई। ठीक, B कांस्टेंट है, B को ले लेंगे बाहर, तो B बाहर आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन DL, और इंटीग्रेशन DL आपका क्या आ जाएगा? म्यू नॉट इनटू आई। इंटीग्रेशन DL जो है ये म्यू नॉट इनटू आई हो जाएगा। तो B इंटू 2 पाई, सॉरी म्यू नॉट, क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन B डॉट DL जो है ये 2 पाई आर हो जाएगा, वृत्त की परिधि या लूप की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन DL की जगह हम लिखेंगे 2 पाई आर इज इक्वल टू ये आपका जब म्यू नॉट इनटू आई। तो अगर हम बात करें B की, तो B इज इक्वल टू आपका जब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और यही जो है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण। अगर एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है तो उसे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर हम यहाँ पे वेरिएशंस ग्राफ की बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच, और मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच, देखो I के साथ अगर हम वेरिएशंस देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और I में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ स्ट्रेट बनेगा। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के साथ, तो ये R, ये मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड R के साथ क्या होगा? हाइपरबोलिक शेप में आपका वेरिएशंस आएगा। ये हाइपरबोलिक शेप है, इसको हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक, क्योंकि सॉरी आर स्क्वायर के साथ नहीं है, B इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है, 2-3 लाइन का डेरिवेशन है, याद रख सकते हैं। शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से डेरिवेशंस बता रहा हूं मैं, कम से कम लाइनों में डेरिवेशंस बता रहा हूं मैं, ताकि आप लोग याद रख सकें। नहीं तो मैं इसको 2 पेज में भी करवा सकता था, है ना। बाकी अदर यूट्यूबर्स के वीडियोस देखोगे आप, वो 2-2 1.5 पेज में लिखवा रहे हैं, है ना। इतना इसलिए कम लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, आप इसको इजीली याद रख सकें, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो लैंग्वेज लिखी जाती है 2-2 पेज की, उसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं वैसे, है ना। कि हमारे पास माना एक्स डैश एक धारावाही चालक तार है, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उस बिंदु P से जाता हुआ हम एक वृत्ताकार लूप मान लेते हैं जिसकी त्रिज्या r है। उस वृत्ताकार लूप में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वामावर्त दिशा में जो है घूम रहा है। ठीक, ये लैंग्वेज आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपने लैंग्वेज जो भी भाषा है उसको अपने शब्दों में लिखिए, बट डेरिवेशंस का जो मेन पॉइंट है कि किस किस पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करना, वो इतना लिखिए बस। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड एप्लीकेशन है हमारा, एक लंबी परिणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परिणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2015, 19 और 20 में क्वेश्चंस आया हुआ है। 2019 में भी आया, 20 में भी आया और 15 में भी आया था क्वेश्चन। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है तभी करवा रहा हूँ मैं, 2025 में आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक देखो, जो
परिणालिका है ना, वो परिणालिका कैसे होता है, वो परिणालिका इस तरीके से होता है, ऐसे होता है परिणालिका। ये आपकी एक परिणालिका है। जब आप इस परिणालिका पे क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, इस परिणालिका में से क्या करते हैं, आप धारा प्रवाहित करते हैं, है ना, इस तरीके से धारा प्रवाहित होता है इसमें, है ना, ऐसे आप करंट फ्लो करेंगे तो इस प्रणालिका के चारों ओर क्या बनेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र यहां से निकल के ऐसे घूमेगा, यहां से निकलकर वो ऐसे घूमेगा, यहां से निकलकर वो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे निकलकर ऐसे घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, एक परिणालिका अगर आपके पास है तो उस परिणालिका के चारों इस तरीके का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इस तरीके का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है। अच्छा, तो हमें इस परिणालिका के अंदर किसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक लंबी परिणालिका है और इस लंबी परिणालिका के अंदर आपको किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो परिणालिका है इस परिणालिका को हम बीच में से कट कर लेते हैं। बीच में से जब कट कर लेंगे तो परिणालिका कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये कुछ वायर्स दिखेंगे उसके, और नीचे ही कुछ ऐसे वायर आपको दिखेंगे। बीच में से हमने कट कर लिया, उसके क्या कहते हैं, एक्सिस से हमने उसको कट कर लिया, है ना। जैसे एक बांस ले लो और बांस को बीच में से चीर दो, तो इस तरीके का शेप बनता ना, वैसे आपका शेप बनेगा। तो ऊपर मान लो ऊपर वाले जो वायर्स होंगे उसमें से धारा बाहर की तरफ आ रहा है, तो नीचे वाले सेक्शन में धारा कहाँ जाएगा भाई, अंदर की तरफ। तो यहाँ से धारा बाहर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे अंदर की तरफ आएगा। तो डॉट का मतलब होता है धारा बाहर की दिशा में, और क्रॉस का मतलब होता है अंदर की दिशा में। क्या था भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डॉट जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शंस को बताता है, ये बाहर की दिशा को बताता है, बाहर की ओर होता है ये भाई। ठीक, और जो क्रॉस सिंबल होता है इसका मतलब होता है अंदर की तरफ। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा, बता देता हूँ फिर भी मैं आपको, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ऊपर जो आपके देखो ये जो डॉट्स बने हुए हैं, तो ऊपर डॉट्स का मतलब हो गया कि इसमें से जो करंट है वो बाहर की दिशा में आ रहा है, और नीचे जो है क्रॉस बने हुए हैं इसमें, इसका मतलब धारा इसमें अंदर की तरफ जा रहा है। तो धारा यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रहा है। ठीक, तो धारा ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके अंदर इस दिशा में। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इस दिशा में। ठीक, तो हमें इस परिणालिका के अंदर एक बिंदु P हमने यहाँ पे कंसीडर किया बेटा, और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P से जाता हुआ हमने क्या ड्रॉ किया, एक एम्पीरियन लूप हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया, एक एम्पीरियन लूप हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, और लूप में हम इस तरीके से घूम रहे हैं, A से B, B से C से D, D से A। ठीक, आ रही बात समझ में। तो इसके लिए हमने कुछ डेटा ऐड किया कि जो हमारे पास एक परिणालिका है, इस परिणालिका में कुल फेरों की जो संख्या है, कुल फेरों की संख्या है बेटा कैपिटल N। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हो जाएगा आपका N = कैपिटल N डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। ये प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। हमने लिखा है यहाँ पे कि परिणालिका के अंदर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इसके लिए हमने कहा बोला कि बंद परिपथ द्वारा घिरे फेरों की संख्या, ये जो बंद परिपथ हमने बनाया ABCD, इस ABCD परिपथ के अंदर कुल कितने फेरे हैं, तो इसके अंदर कुल फेरों की संख्या हो जाएगा बेटा N × L। क्यों? तो हमने कहा देखो इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना है, तो हमने कहा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बेटा स्मॉल n = कैपिटल N × L। तो हमने कहा यहां से इस परिणालिका के L लंबाई के अंदर कितने फेरे होंगे, तो ये आपका जाए स्मॉल n × L। तो n = स्मॉल n × L भी लिख सकते हैं। तो हमने कहा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या अगर स्मॉल n है तो L लंबाई, क्योंकि ये जो परिणालिका के अंदर हमने एक लूप बनाया है ABCD, इस लूप की जो लंबाई है बेटा ये L है, इस लूप की लंबाई L है। तो इस L लंबाई के लूप के अंदर कितने फेरे हैं, तो आपको जो N × L। बहुत बढ़िया। हमने कहा प्रत्येक फेरे में धारा कितनी है, तो प्रत्येक फेरे में धारा हो जाएगा बेटा I, प्रत्येक फेरों में धारा हो जाएगा I।
तो इस परिपथ के अंदर देखो ये धारा है आई, ये भी आई है, 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 ये भी आई है। तो अगर इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आई होगा इसके अंदर, टोटल कितनी करंट इसमें से प्रवाहित हो रही है। तो हमने कहा परिपथ द्वारा घिरा कुल धारा, तो ये जाए NL, कुल फेरों की संख्या में हम I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो NL इंटू आई हो जाएगा। ये कुल धारा है, क्या भाई, ये कुल धारा है। तो हमने कहा एम्पियर का परिपथी नियम क्या हो जाएगा, एम्पियर का नियम क्या हो जाएगा, तो एम्पियर का नियम हो जाएगा कि ये जो लूप है इस लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन B डॉट DL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कुल धारा, कुल धारा आपका है NL इंटू आई। जो कुल धारा है इसके अंदर वो कितना है NL इंटू आई, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे NL इंटू आई हो जाएगा। ओह सर बहुत सुंदर, इंटीग्रेशन B डॉट DL। अच्छा बहुत बढ़िया। तो हमने कहा अच्छा चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन रेखीय समाकलन देखो इंटीग्रेशन B डॉट DL, इंटीग्रेशन B डॉट DL, इंटीग्रेशन B डॉट DL हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन B डॉट DL हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन B डॉट DL के चार पार्ट्स होंगे, इंटीग्रेशन B डॉट DL प्लस इंटीग्रेशन B डॉट DL प्लस इंटीग्रेशन B डॉट DL। देखो ये हो जाएगा आपका AB के लिए, ये हो जाएगा आपका BC के लिए, ये आपका जाएगा CD के लिए, ये हो जाएगा आपका DA के लिए या AD के लिए, ठीक। क्योंकि जो लूप है इस लूप की कितनी भुजा है भाई, कितनी भुजा है, तो इस लूप के हैं चार भुजा, AB BC CD और AD या DA, ठीक। तो इन चारों भुजाओं का रेखीय समाकलन निकाला जाएगा, इन चारों भुजाओं का क्या निकाला जाएगा, रेखीय समाकलन निकाला जाएगा। ओहो सर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब लाजवाब, बेहतरीन। तो हमने कहा देखो BC और B ये जो मैग्नेटिक फील्ड ये कितना एंगल बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है भाई, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का। सेम मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है भाई, तो AD या DA B के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे भी कोण 90 डिग्री, BC और B के बीच में 90 डिग्री, DA और B के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। AD इस दिशा में है भाई, AD इस दिशा में, तो एंगल कितना बनेगा भाई 0 डिग्री का। और DC इस डायरेक्शन में है, DC इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे बाहर बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा 0 होगा। अगर एक लंबी परिनालिका है तो उस लंबी परिनालिका के बाहरी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे थोड़ा ज्यादा दूरी पर चले जाओगे तो ज्यादा दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया 0। BC का वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सॉरी CD की जगह मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसी का, अगर हम रेखीय समाकलन निकालते हैं तो इसका रेखीय समाकलन कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन B डॉट DL एम्पियर सर्किटस लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये तो जो म्यू नॉट NL इंटू आई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से लिख देना इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट NL इंटू आई हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन AB, तो B डॉट DL cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, BC और B के बीच में एंगल कितना है भाई, तो BC के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, B DL cos 90, ये आपका है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, तो 0 इंटू DL हो जाएगा, 0 इंटू DL हो जाएगा CD की जगह पे, प्लस इंटीग्रेशन B डॉट DL cos 90, क्योंकि DA और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है। अच्छा cos 90 का वैल्यू कितना होता है, क्या cos 90 0 होता है, तो हमने कहा बिल्कुल, तो cos 90 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 है तो ये इसका इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगा, cos 90 0 तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो ये तीनों टर्म्स आपके क्या हो जाएंगे भाई 0 हो जाएंगे। क्या बचा, इंटीग्रेशन B DL cos 0, तो ये आपका जब म्यू नॉट NL I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका B कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DL, तो इंटीग्रेशन DL का मतलब जो साइड AB है ना, ये साइड AB की लंबाई हो जाएगा, ये इसकी जगह क्या ले लेंगे L, इंटीग्रेशन DL का वैल्यू क्या जाएगा बेटा L हो जाएगा, तो NL I दैट इज B इंटू, तो हमने कहा L से L कैंसिल हो जाएगा,
तो B बराबर हो जाएगा बेटा आपका म्यू नॉट एन आई। क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई। ये आ जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहां पर? जो परिनालिका है, परिनालिका के बीच में, मतलब अक्ष पर और परिनालिका के सेंटर पॉइंट पर, मिड वाले रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका जो म्यू नॉट एन आई। ठीक, यहाँ पे नोट पॉइंट लिख के एक पॉइंट डाल देता हूं बेटा। यहाँ पे परिनालिका के सिरों पर, परिनालिका के सिरों पर, तो परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र का B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, आधा हो जाएगा। जब आप परिनालिका के सिरों पर चले जाओगे, इसके एंड पे चले जाओगे, तो एंड पे जाते जाते चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो आपका हाफ हो जाएगा। जितना चुंबकीय क्षेत्र उसके सेंटर पे होगा, उसका हाफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा? उसके एंड्स पे हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे वेरिएशंस ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेरिएशंस ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं ये डिस्टेंस के साथ, ये R, ये मैग्नेटिक फील्ड B, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये R के साथ चेंज नहीं होगा। ये जो फॉर्मूला है ये R से इंडिपेंडेंट है, तो ये R के साथ चेंज नहीं होगा, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। बट जैसे आप एंड पे जाओगे ना, तो एंड पे जाके मैग्नेटिक फील्ड का जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। एंड पे जाके मैग्नेटिक फील्ड का जाएगा हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आधा दिखा देना, आधा आधा मैग्नेटिक फील्ड दिखा देना, तो ये एंड पे जाके मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, सॉरी ग्राफ इस तरीके से आपका ड्रॉ किया जाएगा परिनालिका के लिए, मैग्नेटिक फील्ड और R के साथ वेरिएशन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। क्वेश्चन 2015, 16 और 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन है बेटा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? मात्रक आपको बताना है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर, सॉरी वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर और वेबर पर मीटर। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तो टेस्ला होता है, एक तो होता है टेस्ला, दूसरा वेबर के पदों में भी लिखा जाता है। क्या लिखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बेटा। ठीक, बाकी मैं इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में बता दूंगा वीडियो के एंड में, बट इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि सारे बच्चों को पता है क्वेश्चन, सारे बच्चों को पता है। ठीक, चलो आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम में। न्यूमेरिकल्स अगर बात करें तो इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, इसलिए हमें पढ़ना है इस टॉपिक को। ठीक, देखो एक धारावाही चालक तार है, जब इस धारावाही चालक तार के नियर अबाउट यहाँ पे क्या रखते हैं आप? आवेश रखते हैं, और इस आवेश को v वेग से हम थ्रो करते हैं, तो ये आवेश क्या होता है भाई? ये आवेश एक बल का अनुभव करता है इस धारावाही चालक तार के कारण, और ये इसकी दिशा में ये मुड़ जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो धारावाही चालक तार है, इस धारावाही चालक तार ने यहाँ पे जो एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया, और जब इस चुंबकीय क्षेत्र में ये आवेश गति करता है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में ये जो आवेश Q है, ये आवेश Q जो है वो एक बल का अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है। ठीक, कितना बल लगेगा? तो उसके लिए हमने लिखा यहाँ पे, देखो ये सारे डेटा जो है एक्सपेरिमेंटल है, याद रखना पड़ेगा आपको, ये सारा डेटा एक्सपेरिमेंटल है, याद रखना पड़ेगा कि गतिमान आवेश पर बल F, पहला पॉइंट, आवेश Q के समानुपाती होता है। ठीक, तो आप लिखेंगे यहाँ पे F इज प्रोपोर्शनल टू Q। दूसरा, वेग v के समानुपाती होता है, तो आप लिखेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू v। ठीक, तीसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती होता है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू B, F इज प्रोपोर्शनल टू B। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट है साइन थीटा Q के समानुपाती होता है, मतलब F जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो F साइन थीटा के प्रोपोर्शनल, तो F इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इन चारों नियमों को अगर हम मिक्स करते मर्ज कर देंगे बेटा, चारों समीकरणों को अगर मिला देंगे, तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। F इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहाँ पे आएगा आपका K, क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे K। और एक्सपेरिमेंटल और SI सिस्टम में ये जो K है बेटा, इस K का जो मान होता है ये आपका 1 होता है। एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमने इसको कैलकुलेट किया और SI सिस्टम में इसको कैलकुलेट किया, तो हमने देखा K का जो मान है वो आपका 1 होता है।
तो k का मान अगर 1 है तो f इज इक्वल टू आपका जाएगा q v b साइन थीटा। इसका मतलब अगर इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर ये q आवेश गति कर रहा है v वेग से, तो उस केस में उस आवेश पर बल जो लगेगा वो q v b साइन थीटा लगेगा। तो हमने यहाँ पे केस की बात करते हैं, कंडीशंस की बात करते हैं। फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, अगर थीटा 0 या 180 डिग्री है तो आपको पता है साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन 180। ठीक, तो उस केस में बल कितना लगेगा भाई, बल बराबर हो जाएगा आपका 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 है या साइन 180 का वैल्यू 0 होगा, तो उस केस में बल क्या लगेगा, 0 लगेगा। इसका मतलब अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। पहला पॉइंट, पहला कंडीशंस। ठीक, केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, साइन 91, साइन 91, और ये मैक्सिमम वैल्यू है साइन का, तो उस केस में बल बोल सकते हैं कि बल जो लगेगा F, ये आपका मैक्सिमम लगेगा, और ये हो जाएगा QVB, ये मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा आपका F मैक्स दैट इज इक्वल टू QVB। तो F मैक्स आपका हो जाएगा QV इंटू B। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, देखो सदिश रूप में लिखा जाएगा, इसको सदिश रूप में इसी फॉर्मूले को लिखा जाएगा बेटा, वेक्टर F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। क्या लिखा जाएगा, V क्रॉस B। ठीक हो गया, क्लियर है। चलिए देखो लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो बेटा मैं, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा सेकंड, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो जिन बच्चों ने वेबर पर मीटर स्क्वायर आंसर दिया है बेटा वो सही है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने न्यूमेरिकल्स में भी सेम यूनिट यूज किया था वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल। लॉरेंज फोर्स का यूज करके हमने इसको ड्राइव करना है। क्वेश्चन 2015 में आया है, 2014 में आया है, 22 में आया है और 23 में आया है क्वेश्चन। 24 में नहीं आया तो हो सकता है कि 25 में क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए। तो ये हमारे पास एक धारावाही चालक तार है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा हुआ है। कितने कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो ये धारावाही चालक तार है। क्या है भाई, ये धारावाही चालक तार है जो थीटा कोण पर रखा हुआ है इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। तो अपने ये जो धारावाही चालक तार है, क्योंकि ये चालक है, कंडक्टर है, इसके अंदर भर भर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके अंदर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दिशा में क्या कर रहा है, ये वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट कर रहा है। वीडी वेलोसिटी से कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये वीडी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा। कितना बल लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर वीडी हम यहां पे मान लेते हैं, वीडी इलेक्ट्रॉन की अनुगमन वेग है, ये इसका अनुगमन वेग है। ठीक, अच्छा ये अनुगमन वेग हो गया। ठीक है ना, अतः चुंबकीय क्षेत्र B में इलेक्ट्रॉन द्वारा, या इलेक्ट्रॉन पर लिखना, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, आरोपित बल कितना, तो हमने कहा F इज इक्वल टू दैट इज Q V D B साइन थीटा, क्योंकि यहां पे थीटा कोण पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र से VD एंगल, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र और VD के बीच में ये थीटा एंगल है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे कितना बल लगेगा, तो ये बल लगेगा F इज इक्वल टू Q VDV साइन थीटा। VD जो है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है। अच्छा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बेटा E, इसको E से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो F इज इक्वल टू E VD B साइन थीटा। ठीक, मान लेते हैं, माना स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व चालक में, यह आपका चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है,
इलेक्ट्रॉन घनत्व है। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है n। इस चालक की लंबाई हम मान लेते कितना बेटा a, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। ठीक, l जो है इसका l दैट इज चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। ठीक, और a जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो आप मुझे बता सकते हो कि इस जो कंडक्टर ही जो चालक जो है, इस चालक के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इस चालक के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ठीक, तो चालक के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होंगे? तो कैपिटल N। तो हमने कहा देखो ये चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चालक के प्रति एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? n इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर चालक में n इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रति एकांक आयतन में, तो इसका कुल आयतन कितना होगा? v मान लेते हैं। तो v आयतन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो n इज इक्वल टू जाएगा v इंटू स्मॉल n। तो v हो जाएगा बेटा a इंटू एल इंटू एन, a इंटू एल। आयतन बराबर क्या हो जाएगा? एरिया और उसकी लेंथ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया इंटू लंबाई जो है वो आपका आयतन हो जाएगा। तो चालक का आयतन हो जाएगा a इंटू एल इंटू स्मॉल n। तो कुल इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना बल लग रहा है? एक इलेक्ट्रॉन कितना बल का अनुभव कर रहा है? तो एक इलेक्ट्रॉन इतने बल का अनुभव कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का बल है ये, एक इलेक्ट्रॉन का बल है ये। ठीक, तो ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, तो n इलेक्ट्रॉन्स जितना बल अनुभव करेगा, मतलब उन सारे इलेक्ट्रॉनों पर जितना बल लगेगा उतना बल जो है ये चालक जो तार जो है ये अनुभव करेगा। तो इसका मतलब इस चालक तार पे कुल कितना बल लग रहा है? तो चालक तार में आरोपित बल F बराबर, सॉरी इसको ना स्मॉल f ले लेना आप। हाँ, इसको आप स्मॉल f ले लेना। जो नेट फोर्स है उसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, ये स्मॉल f है। तो बल कैपिटल F इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज कैपिटल N इंटू स्मॉल f। एक इलेक्ट्रॉन के बल में हम मल्टीप्लाई कर देंगे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एक इलेक्ट्रॉन के बल को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल बल निकल के आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन F बल लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे F बल लग रहा है, तो ऐसे ही कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n इलेक्ट्रॉन्स है, तो n इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना बल लगेगा? तो n इंटू एफ हो जाएगा। तो हमने कहा देखो F इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका, दैट इज n हो गया आपका a l इंटू स्मॉल n, और F हो गया आपका स्मॉल ई वी डी बी साइन थीटा। तो हमने कहा देखो ये आपका जाएगा एन ई ए वी डी, इसको अरेंज कर लो, एल बी साइन थीटा, एल बी साइन थीटा। देखो एन ई ए बी डी इसको एक साथ में ले लिया, तो एन ई ए बी डी क्या हो जाएगा आपका? एन ई ए बी डी आपका जगह आई, तो ये आपका आई हो जाएगा। तो इसको अगर हम आई लिखते हैं तो फोर्स हो जाएगा बेटा आपका F इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू ये आपका जाएगा आई एल बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू जाएगा आई एल बी साइन थीटा। मतलब इस चालक तार पर कितना बल लग रहा है, तो इसको हम याद करने के लिए लिखते हैं विल साइन थीटा। क्या लिखते हैं भाई? विल साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है। अगर हम कुछ कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करते हैं बेटा, कुछ कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं, तो F इज इक्वल टू हमारे पास एक्सप्रेशन है विल साइन थीटा। पहला कंडीशंस, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, मतलब चालक तार, ये चुंबकीय क्षेत्र आपका हो गया B, और इसमें चालक तार इस तरीके से रखा हुआ और इसमें धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो इस केस में चालक तार कितना बल का अनुभव करेगा? तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 0
और साइन 0 इज इक्वल टू बेटा 0, तो बल जो लगेगा आपका वो 0 लगेगा। मतलब अगर चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उसके समानांतर रखा हुआ है तो उस पर कितना बल लगेगा, 0 बल लगेगा। ठीक है। सेकंड केस में यदि थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा 90 डिग्री, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 और साइन 90 इज इक्वल टू 1। मतलब इस केस में आपका चालक तार इस तरीके से रखा हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, लंबवत दिशा में रखा हुआ है। तो उस केस में बल जो लगेगा बेटा F दैट इज मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम फोर्स होगा, दैट इज द मैक्सिमम फोर्स, और ये आपका जाएगा VIL, क्या जाएगा, विल, दैट इज F max इज इक्वल टू जाएगा विल, F max इज इक्वल टू विल। ठीक। तो अगर चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है तब उस पर मैक्सिमम बल फोर्स लगता है, और जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रखा होता है तो उस पर 0 बल जो है वो कार्य करता है। ठीक, इसको नोट करिएगा, डेरिवेशंस को याद करिएगा। ठीक, बोर्ड एग्जाम्स में आएगा तो लिख के आइएगा। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, इस पे भी बेस्ड आपका ज्यादातर केस में न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके केस में भी न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। देखो, जब चुंबकीय क्षेत्र में कण जो है वो 0 या 180 डिग्री पे एंटर करता है, मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एक इलेक्ट्रॉन जो है या कोई आवेशित कण जो है Q, वो इस चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो अगर एंगल 0 है तो उस केस में कितना बल लगेगा, तो F इज इक्वल टू QVB साइन 0, मतलब बल हो जाएगा आपका 0। मतलब आवेशित कण जो है वो 0 बल अनुभव करेगा, उस पर कोई बल नहीं लगेगा। इसका मतलब पथ जो है वो सरल रेखीय ही रहेगा। कैसा पथ रहेगा, सरल रेखीय, मतलब जो आवेशित कण है वो सीधे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चला जाएगा, वो अपने पथ से विक्षेपित नहीं होगा, वो अपने पथ से विक्षेपित नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर एक कण चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री के कोण पर एंटर करता है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर 90 डिग्री के कोण पर एंटर करता है, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है भाई, इनवर्ड डायरेक्शन में, और इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण एंटर कर गया चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, अगर चुंबक ये कण है और ये कण जो है इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर v वेग से 90 डिग्री के कोण पर एंटर करता है। देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, कण इधर जा रहा है, तो इसका मतलब कण इधर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, एंगल कितना बनेगा भाई, 90 डिग्री का बनेगा। तो इस अवस्था में कण जो है इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या करता है, एक वृत्ताकार पथ पर जो है ये गति करता है यहाँ पे। तो इसका पथ कैसा होगा, एक वृत्ताकार पथ होगा। पथ कैसा होगा इसका, एक वृत्ताकार पथ होगा। ठीक है ना। तो अगर आवेश इस दिशा में जा रहा है v वेग से, तो इस पे बल लगेगा इस दिशा में, कहाँ लगेगा, इसके सेंटर की तरफ लगेगा, इसके केंद्र की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इस पे बल लगेगा इस दिशा में। तो इस बल की वजह से ये कण अपने पथ से विक्षेपित होगा और एक वृत्ताकार पथ पे क्या करेगा, गति करेगा। अगर कण इस पॉइंट पर है, वेग इस दिशा में है, तो बल इस दिशा में लगेगा। ठीक, अगर कण इस दिशा में गति कर रहा है तो बल नीचे की तरफ लगेगा, और कण अगर इस दिशा में जा रहा है तो बल इसके सेंटर की तरफ लगेगा। तो ये जो बल है, ये बल जो है यहाँ पे ये अविकेंद्र बल का कार्य करेगा और इस कण को इस वृत्ताकार पथ पर गति करवाएगा। कैसा गति होगा इसका, वृत्ताकार। ठीक, तो पथ जो है वो आपका होगा वृत्ताकार। देखो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना बेटा, इस वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन पर बल कितना, सॉरी आवेशित कण पर बल कितना लगेगा, तो आवेशित कण पर बल, तो वो बल होगा आपका F इज इक्वल टू दैट इज क्यू वी बी साइन 90, साइन 90, तो F इज इक्वल टू आपका क्यू वी बी। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 पहला हम निकालेंगे पथ की त्रिज्या। क्या निकालेंगे, पथ की त्रिज्या हम निकालते हैं। तो पथ की त्रिज्या कैसे निकालेंगे,
तो देखो अगर ये कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो इसका मतलब इस पे एक अभिकेंद्र बल लग रहा है, और अभिकेंद्र बल कौन प्रदान कर रहा है? अभिकेंद्र बल आवेशित कण पर जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल लगाया जा रहा है वो बल ही उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। ठीक, इसका मतलब कण पर अभिकेंद्र बल जो है, अभिकेंद्र बल जो है बेटा ये हो जाएगा बराबर चुंबकीय बल। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि इस केस में अभिकेंद्र बल और चुंबकीय बल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और अभिकेंद्र बल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है mv²/r, ये याद करेंगे, स्टार मार्क कर देता हूं, mv²/r। और चुंबकीय बल कितना है भाई? ये आपका जाएगा qvb, तो हमने कहा v से b कैंसिल कर दो, तो ये आपका जाएगा mv/r इज इक्वल टू qb, तो हमने कहा यहाँ से आपका r आ जाएगा, r इज इक्वल टू mv/qb, तो r इज इक्वल टू क्या जाएगा? mv/qb। ठीक, तो ये वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर 90 डिग्री के कोण पर अगर कोई कण एंटर करता है और वो एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा और इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हो जाएगा r इज इक्वल टू mv/qb। ठीक, नाउ अगर हम बात करते हैं इसकी आवर्तकाल की, किसकी बात करते हैं? आवर्तकाल। तो आवर्तकाल t बराबर हो जाएगा, आवर्तकाल का मतलब क्या हुआ? आवर्तकाल का मतलब हुआ कि ये कितने समय में अपने एक चक्कर को कंप्लीट करेगा, कितने समय में एक चक्कर कंप्लीट करेगा, तो उस समय अंतराल को हम बोलेंगे आवर्तकाल। तो आवर्तकाल बराबर देखो एक चक्कर को कंप्लीट करने में कितना दूरी चला ये भाई? तो ये दूरी चला 2πr, और 2πr दूरी चलने के लिए कितना वेग है इस कण के पास? तो v वेग है इसके पास, तो 2πr को हम किससे डिवाइड कर देंगे? v से डिवाइड कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो हमने कहा ये 2π/v और r हो जाएगा बेटा आपका mv/qb, तो हमने कहा v से v कैंसिल कर दो, तो 2πm/qb दैट इज द t। तो ये हमारा आवर्तकाल का सूत्र हो जाएगा 2πm/qb। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक, नाउ थर्ड, अगर हम इसकी आवृत्ति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो है ये 1/t होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट किए गए हैं, तो एक सेकंड में पूरे किए गए चक्करों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। तो आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू 1/t, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, तो ये qb/2πm, तो न्यू यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका qb डिवाइड बाय 2πm। ठीक, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। क्लियर है? तो इस टॉपिक पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब 1-2 साल से कोई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। देखो क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा हमारे पास दे रखा है, कितना गतिज ऊर्जा दिया हुआ है बेटा, k इज इक्वल टू 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेबर पर मीटर, इसका जो एमसीक्यूज हमने पूछा था उसका आंसर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कितने मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है भाई? ये 9 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? 9 × 1 × 10⁻31 kg। चलिए वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r बराबर क्या होता है? r इज इक्वल टू, अभी हमने ड्राइव किया, mb/qb। mb/qb, mb को हम लिख सकते हैं बेटा √2mk डिवाइडेड बाय qb। देखो mb क्या है भाई? mb होता है मोमेंटम संवेग। mb इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज द संवेग p, और p बराबर क्या होता है? √2mk। p बराबर क्या होता है? p मतलब संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध होता है p इज इक्वल टू √2mk। ठीक, यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर जो √2m
9 गुणा 10 की घात 9 ले लेते इसको, 9.1 छोड़ो 9 ले लो इसको, इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 इंटू के, काइनेटिक एनर्जी आपका 45, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। इसमें हम क्या कर देंगे 45 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, ठीक, डिवाइडेड बाय क्यू, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, और बी आपका यहाँ पे है बेटा 9 गुणा 10 की घात माइनस का 5। सिंपल सा कैलकुलेशन है, बेसिक सा कैलकुलेशन है। आपको लग रहा होगा कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कैलकुलेशंस बहुत इजी होगा, ठीक, बट थोड़ा सा बुद्धि यूज़ करना है आपको, और बस और कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे 45 के 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 90, कितना आएगा भाई 90, नीचे लिखो, इधर लिख देता हूँ, चलो तो यह 90 गुणे 9 गुणे 1.6 गुणा 10 की घात देखो 31 में से अगर आप 19 घटा देंगे तो क्या बचेगा 12 बचेगा, नहीं सॉरी ये भी 19 माइनस का, ये माइनस का, दोनों माइनस के, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो 40 और 10 हो गए 50 का रूट बटा, ठीक, 1.6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर कितना, यस तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ये है हमारा दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच बल। अगर दो समानांतर धारावाही चालक एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो इन चालकों पर कितना बल लगता है वो आपको कैलकुलेट करना है। एक चालक दूसरे चालक पर कितना बल आरोपित कर रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। देखते हैं टॉपिक कितने सालों से पूछा गया है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कंटिन्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ईयर से जो है क्वेश्चन कंटिन्यूअसली रिपीट हुआ है। और ये जो क्वेश्चंस आता है बेटा ये या तो 3 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछता है ना, या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक्स पे, या तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 5 नंबर में क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो देखेंगे इस क्वेश्चंस को, इस टॉपिक को कवर करेंगे। सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा आपका टॉपिक है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली जो है रिविजन्स वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल्स पेपर्स के सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए लेके आ रहे ताकि आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे तरीके से होता रहे और आप बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास दो धारावाही चालक तार है, दो सिनेरियो है। एक सिनेरियो में, फर्स्ट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो यहाँ पे करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो रहा है। अगर हम बात करेंगे बेटा तो इसमें जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो रहा है। यहाँ पे इस वाले कंडक्टर में करंट है I1 और इस वाले कंडक्टर में करंट है आपका I2 है, दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं। अगर दोनों चालकों में धारा समान दिशा में है तो चालक एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस केस में इन चालकों के बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण का बल लगेगा, तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक, दूसरे सिनेरियो में अगर हम बात करेंगे तो दोनों, इसमें दो चालक तार हैं और दोनों चालकों में जो धारा है बेटा ये अपोजिट दिशा में है। एक में धारा ऊपर की दिशा में, दूसरे में धारा नीचे की दिशा में है, मतलब यहाँ पे धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। अगर दोनों में धारा विपरीत दिशा में है तो इस अवस्था में चालक क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। किसका बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, प्रतिकर्षित करेंगे। इतनी बातें समझ में आ रहा है, इतनी बातें समझ में आ रहा है। आपको क्या याद रखना है, आपको इतना याद रखना है अगर चालकों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर चालकों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, प्रतिकर्षित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चालक फर्स्ट की वजह से इस चालक सेकंड के स्थान पे हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो इसमें I1 करंट है, तो इसमें I1 करंट है, तो करंट ऊपर की दिशा में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगा, इसका अंदर, धारा ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र कहां बनेगा, अंदर की दिशा में। तो इस जगह पे, इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की दिशा में है। कितना है भाई, B1 है। कितना मैग्नेटिक फील्ड है, B1 मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, तो हम यहां पे लिखते हैं I1 धारा के कारण, यहां पे लिखते हैं चालक कौन सा भैया, PQ, चालक
PQ के कारण इसको नाम दे देते हैं बिंदु A, है ना। चालक PQ के कारण बिंदु A पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा बेटा B1 बराबर म्यू नॉट I1 अपॉन 2 r। ठीक, इन दोनों चालकों के बीच की जो दूरी है वो आपका r दे रखा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आपका जो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 r हो जाएगा। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, बेहतरीन, मजा आ गया। नाउ अब देखो ये जो चालक RS है, ये चालक RS इस B1 के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। जो RS चालक है, ये RS चालक B1 के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो इसका मतलब RS पे कितना बल लगेगा? तो यहां पे लिख देना चूंकि चालक RS चुंबकीय क्षेत्र B1 में रखा है। किस में रखा है? चुंबकीय क्षेत्र B1 में रखा हुआ है, इसलिए RS चालक पर आरोपित बल कितना? तो RS चालक पर जो आरोपित बल होगा बेटा, ये बल हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू दैट इज विल साइन थीटा। यही होता ना फॉर्मूला, विल साइन थीटा, ये लगाएंगे। लेकिन रुको जरा, देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, तो B की जगह क्या यूज करेंगे? B1। अच्छा, इस चालक में धारा कितनी है भाई? इस चालक में धारा I2 है, तो यहां पे I की जगह क्या यूज करेंगे बेटा? I2 यूज करेंगे। और मान लेते हैं चालक की जो लंबाई है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वो L है। और यहां पे अगर हम थीटा की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अंदर की तरफ है, धारा ऊपर की दिशा में ऐसे है, ऐसे देखो यहां पे ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक, ये धारा ऊपर की दिशा में है, इस तरीके से। बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का है? दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। ठीक, तथा यहां पे जो थीटा है बेटा, ये थीटा है 90 डिग्री का। तो इस केस में आपका बल लगेगा F इज इक्वल टू दैट इज B1 I2 L साइन 90। अच्छा, साइन 90 का वैल्यू कितना? साइन 90 है आपका 1, तो ये 1 हो जाएगा। B1 कितना? B1 आपका है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 r इंटू I2 L। ठीक, तो इतना बल जो है वो RS कंडक्टर पे लगेगा। तो चालक के प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा? तो चालक के प्रति एकांक लंबाई पर बल, देखो चालक के प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा? तो प्रति एकांक लंबाई पर बल हो जाएगा F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 r। तो F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 r। सॉरी, L तो चला गया इधर, L इसके डिवाइड में चला गया, तो L को तो यहां से क्या कर देंगे, हटा लेंगे। ठीक, तो F अपॉन L जो है ये प्रति एकांक लंबाई में बल हो गया कि इस चालक के प्रति एकांक लंबाई पे जो बल लगेगा वो लगेगा F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 r हो जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल सा डेरिवेशन है। फर्स्ट चालक का हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड में क्योंकि सेकंड चालक आपका रखा हुआ है, तो उस सेकंड चालक पे बल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे विल साइन थीटा। B की जगह हम B1 यूज करेंगे, I की जगह हम I2 यूज करेंगे क्योंकि I2 करंट पे निकाल रहे हैं हम बल। ठीक, और L आपका एज इट इज रहेगा। और साइन 90 की जगह हम क्या, सॉरी थीटा की जगह हम 90 डिग्री यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? थीटा की जगह 90 डिग्री यूज करेंगे। तो फोर्स आ जाएगा आपका म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 r। और यहां से फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ पे हम
सॉरी फोर्स पर यूनिट लेंथ हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। देखो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपका एम्पियर्स 1 एम्पियर को डिफाइन किया गया एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में 1 एम्पियर की डेफिनेशंस इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक, तो यहां पे हम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड 1 एम्पियर की डेफिनेशंस को लिखते हैं। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशंस क्या है? तो बल है हमारे पास, फॉर्मूला है F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। तो मान लेते हैं कि I1 और I2 जो करंट है वो आपका 1 एम्पियर है, और यहाँ पे जो दूरी है बेटा R, ये 1 मीटर की दूरी है, और चालक जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है? वायु में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? वायु में रखा हुआ है। तो F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का जो वैल्यू होगा बेटा ये 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर हो जाएगा, 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। और इसी के आधार पर, इसी के बेसिस पे हम 1 एम्पियर की परिभाषा यहाँ पे लिखते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड डेफिनेशन से याद करना है आपको। ठीक, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूर स्थित 2 सीधे लंबे एवं समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है। ठीक, तो कह रहे अगर 2 चालक है जो निर्वात या वायु में रखे हुए हैं, लंबे हैं, सीधे हैं और समानांतर हैं, और वायु में एक दूसरे से अगर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो अगर हम उसमें 1 एम्पियर की धारा अगर प्रवाहित करते हैं तो वो एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल क्या करते हैं? ये आरोपित करते हैं। एक दूसरे पर कितना बल आरोपित करेंगे? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल आरोपित करेंगे। स्टैंडर्ड डेफिनेशन से याद करिएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत करिएगा इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप नहीं करना है इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। ठीक, तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। ठीक, तो देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप पर बल आघूर्ण की अगर बात करते हैं, ठीक, तो ये जो टॉपिक है बेटा बोर्ड एग्जाम में 2017 में पूछा गया, 24 में भी पूछा गया था, 19 में भी आया था, 20 में भी आया था और 22 में भी आया था। और ये जो आया था क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर और 3 नंबर में क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 मार्क्स में। ठीक, और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो 2 नंबर और 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, 5 नंबर का टॉपिक नहीं है, बट हाँ 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है और रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में, तो स्किप मत करिएगा क्योंकि 2024 में क्वेश्चन लेटेस्ट ये आया हुआ था, 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, 24 में आया है, 25 में रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी है। ठीक, तो हमारे पास एक समान एक चुंबकीय क्षेत्र है बी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमारे पास क्या है? एक लूप रखा हुआ है बेटा, रेक्टेंगुलर लूप। इसका नाम लिख देते हैं हम पी क्यू आर एस। ये एक लूप है और इस लूप में आई धारा जो है वो इस तरीके से क्या हो रहा है भाई? प्रवाहित हो रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज एक जो है आपका करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है भाई। ठीक, इसी एक्सिस के अबाउट आपका ये जो लूप है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मान लेते हैं यहां पे ये घूमता है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। नाउ देखो अब ये जो लूप है बेटा, इस लूप पे टॉर्क लग रहा है, वो टॉर्क आपको कैलकुलेट करना है। आपको सर कैसे टॉर्क लग रहा है, कैसे पता चलेगा टॉर्क लग रहा है? तो हमने कहा देखो समझते हैं इसको। तो हमने कहा देखो ये जो PQ साइड है, ये जो PQ साइड है, इस PQ साइड पे करंट का है ऊपर, स्विंग ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, स्विंग। तो हमने कहा फोर्स किधर लगेगा? बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी से। करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स किधर? फोर्स किधर? तो हमने कहा राइट हैंड थंब रूल लगा लो, सॉरी राइट हैंड पाम रूल लगा लो, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। ठीक, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, चलो देखते हैं। FBI
FBI। तो हमने कहा करंट अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, फोर्स कहां लगेगा, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड करंट अपवर्ड है, सॉरी ऐसे लगेगा, सॉरी मैंने कैसे लगाया था, मैंने गलत लगा दिया, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड करंट अपवर्ड है, तो फोर्स का लगेगा यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा इनवर्ड डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में भाई, इनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स हो गया, अंदर की तरफ लगेगा। कितना फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं F1 लग रहा है। कहां लग रहा है भाई, F1। ठीक, इस RS पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर ये RS मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो फोर्स तो हो जाएगा 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो फोर्स लगेगा इस पे ऊपर की दिशा में, कितना, F2। ठीक, अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है तो 0 फोर्स, इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो उस केस में ये ऊपर की दिशा में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना, F2। ठीक, नाउ ये जो RS है बेटा, इस RS पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो RS में करंट का नीचे की दिशा में, देखो यहाँ पे करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से देखो, तो ये करंट, ये फोर्स लगेगा कहाँ, बाहर की तरफ। फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ, तो फोर्स लगेगा यहाँ पे बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कितना, F3 फोर्स। ठीक, और अगेन इस जो क्या कहते हैं PS जो साइड है, इस PS साइड पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, F4। देखो F2 और F4 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक ही लाइन पे वर्क कर रहे हैं, तो ये इसका हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक, F1 इस एक्शन ऑफ लाइन पे लग रहा है, F2 इस एक्शन ऑफ लाइन पे लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्शन ऑफ लाइन दोनों का डिफरेंट है, तो F1 और F3 मिलके क्या क्रिएट करेंगे, टॉर्क क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे भाई, टॉर्क क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम हमने अलग से बना लिया यहाँ पे कि कितना टॉर्क लगेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने दिखा दिया फोर्स ऊपर है F1, हमने दिखा दिया फोर्स F3 है नीचे की दिशा में। ठीक, ये इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, ये इस पॉइंट के पे काम कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमने ले लिया B, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना ले लिया हमने, B। तो हमने कहा यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो इन दोनों के बीच में, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये एंगल थीटा है, ये जो लूप की अक्ष है, लूप की अक्ष और जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड और जो लूप है ये किसी समय मान लेते किस एंगल पर है, ये थीटा एंगल पर है। अगर ये थीटा एंगल पर है तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाए, ये 90 माइनस थीटा हो जाए, ये 90 है तो ये एंगल हमारा थीटा बचेगा। दोबारा से समझो, दोबारा से समझो, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये जेड बन रहा है भाई, जेड बना तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 है तो ये एंगल कितना बचेगा आपका, थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल है बेटा, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक हो गया, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गया है? तो आ गया है तो समझो। अब देखो, अब ये वाली जो साइड है ये आपका बी है, ठीक, ये साइड आपको निकालना है। तो अगर ये कोण है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका लंब हो जाएगा, तो लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर हो जाएगा कर्ण गुणे साइन थीटा। तो ये साइड जो है आपका हो जाएगा ये बी साइन थीटा हो जाएगा। अभी निकाल के बता दूंगा मैं क्या होगा, चलो मैं बता ही देता हूं यहां पे। ठीक, देखो त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी में देखो, अगर मैं साइन थीटा यूज करता हूं बेटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब क्या है इसका, BC, और कर्ण है AB, तो ये जब BC अपॉन AB हो जाएगा, तो BC क्या हो जाएगा आपका, तो BC AB का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB साइन थीटा हो जाएगा आपका। तो BC आपका AB साइन थीटा हो गया, AB आपका B है तो ये आपका जाएगा B साइन थीटा, तो BC हो जाएगा आपका B साइन थीटा। इसलिए हमने ये साइड जो है ये हमने दिखाया इसको B साइन थीटा हमने दिखा दिया इसको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नाउ देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं PQ साइड पर बल। PQ भुजा पर बल। देखो PQ भुजा पर कितना बल लगेगा, तो ये बल लगेगा F1 बराबर विल साइन थीटा, विल साइन थीटा। ठीक,
थीटा कितना यूज करेंगे भाई 90 डिग्री। थीटा कितना भाई 90 डिग्री। आपको कहे सर कैसे, हमने कहा देखो करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बन रहा है भाई 90 डिग्री का बन रहा है, नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। धारा ऊपर की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, कोण कितना बना है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा हम यूज करेंगे 90 डिग्री का। तो ये आपका जो विल क्या जाएगा, विल हो जाएगा, दैट इज दी F1, दैट इज दी F1 इज इक्वल टू विल। ओहो सर बहुत सुंदर, मजा आ गया सर। सेम एज इट इज F2 पर अगर हम बात करें, सॉरी F2 कह रहा हूं, RS भुजा पर कितना, RS भुजा पर बल, तो RS भुजा पर बल लगेगा बेटा F2, ये भी आपका आ जाएगा विल साइन थीटा। ये जो भुजा है इस भुजा की लंबाई है बेटा L, यहां से इसकी जो लंबाई है ये L है, ठीक है ना, तो इसलिए हम L यूज कर रहे हैं यहाँ पे, विल साइन थीटा। तो अगेन ये यूज हो जाएगा बेटा विल साइन 90, और साइन 90 आपका 1, तो ये आपका जाएगा विल। नाउ ये जो बल है F1 और F2 सॉरी F3 है, ये F3, ये दोनों परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है, तो अतः लिख सकते हैं F1 बराबर कितना F2। तो F1 तथा F2 मिलकर एक बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे, किसका निर्माण करेंगे, एक बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। तो बल आघूर्ण कितना लगेगा, तो बल आघूर्ण हो जाएगा आपका बेटा यहां पे टाउ इज इक्वल टू, बल आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा आपका, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका है BC, बल गुणा बल के बीच के लंबवत दूरी, तो बल के बीच की लंबवत दूरी कितना बेटा BC, ठीक, यहां पे मैं लिख देता हूं आगे ब्रैकेट में लंबवत दूरी, ठीक है। तो F कितना आपका, F हो गया बिल, और लंबवत दूरी कितना है भाई B साइन थीटा, B साइन थीटा। तो हमने कहा ये आपका जो BI L क्रॉस B, L इंटू B, तो L इंटू B क्या है भाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा इस रेक्टेंगुलर लूप का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका A, तो दैट इज BI A साइन थीटा, दैट इज दी टाउ, क्या जगह BI A साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा टॉर्क का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला जाएगा, टॉर्क का। अब मान लेते हैं यदि कुंडली में N फेरे हैं, तो अगर कुंडली में N फेरे हैं तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा बेटा NBI A साइन थीटा। तो टॉर्क वाले फॉर्मूले में N से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर लूप में N फेरे हैं तो हमने क्या करना है, N से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका जो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू दैट इज बिना साइन थीटा, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज बिना साइन थीटा। तो ये हमारा जाएगा टॉर्क का फॉर्मूला, बिना साइन थीटा। क्लियर है, देखो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं इस फॉर्मूले को, तथा टॉर्क टाउ इज इक्वल टू हम इसको लिखते हैं MB साइन थीटा, इसको लिखा जाता है MB साइन थीटा, जहां M जो है, जहां M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान बेटा है NIA, दैट इज दी M, तो M इज इक्वल टू द NIA। तो इस एक्सप्रेशन को हम MB साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, MB साइन थीटा लिखेंगे। ओहो सर बहुत सुंदर। नाउ अब यहां पे कंडीशंस यूज करते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा भाई 1, मतलब साइन 90 मैक्सिमम है। अगर साइन 90 मैक्सिमम तो इस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा दैट इज द बिना या MB। तो टाउ मैक्स आपका बिना या क्या जाएगा आपका MB हो जाएगा। और इफ थीटा इज इक्वल टू 0,
और 180 डिग्री। अगर थीटा 0 या 180 डिग्री है तो इस केस में आपका साइन 0 क्या हो जाएगा बेटा, साइन 0 इज इक्वल टू साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो उस केस में टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा, सॉरी मिनिमम होगा, तो टॉर्क मिनिमम कितना आ जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो मिनिमम टॉर्क 0 है और मैक्सिमम टॉर्क जो है वो आपका बिना बराबर mb। अब दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक, तो आज के इस रिवीजन वीडियो में बेटा बस इतना ही। इसके अलावा 2 टॉपिक आपके और बचते हैं, अमीटर गैल्वेनोमीटर का अमीटर में और वोल्ट मीटर में रूपांतरण, वो आप इजीली कर सकते हो या मैं बता देता हूँ। चलो 2 टॉपिक बचे हैं, उनको करवा देता हूँ। गैल्वेनोमीटर आप खुद कर लीजिएगा, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। देखो धारामापी का अमीटर में रूपांतरण अगर करते हैं हम लोग, तो धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ एक शंट जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं भाई? शंट जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो धारा यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए एक शंट जिसको सूक्ष्म प्रतिरोध बोलते हैं, सूक्ष्म प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, तो अगर एक धारामापी है, उस धारामापी को आपको किसमें बदलना है, एक अमीटर में बदलना है, तो उसको बदलने के लिए एक शंट हम जोड़ देंगे। और शंट को कहां जोड़ेंगे, तो शंट को धारामापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक, तो मान लेते हैं ये हमारा एक धारामापी है, गैल्वेनोमीटर है। ठीक, इसके साथ क्या करेंगे हम, समांतर क्रम में एक शंट जोड़ देंगे बेटा। ये एक शंट है जिसका प्रतिरोध है S। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है Rg, इस शंट का प्रतिरोध मान लेते हैं Rs है। अरे सॉरी, इस शंट का प्रतिरोध कितना है भाई, Rs। मान लेते हैं इसमें I धारा प्रवाहित हो रहा है, तो अगर इसमें I धारा आया तो ये I धारा क्या जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में करंट कितना चला गया बेटा, Ig, तो शंट में कितना प्रतिरोध जाएगा, I माइनस Ig, कितना, I माइनस Ig। तो यहां पर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना I अमीटर का परास है, अमीटर का परास है, Ig धारामापी में धारा है। ठीक, Rs शंट का प्रतिरोध है। ठीक, और Rg धारामापी का प्रतिरोध है। किसका प्रतिरोध है, धारामापी का प्रतिरोध है। ठीक, नाउ अब देखो ये जो गैल्वेनोमीटर आपका है और ये आपका जो शंट है, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है। ठीक, क्या होता है भाई, तो ये हमारा शंट और जो आपका क्या कहते हैं गैल्वेनोमीटर है, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो यहां पे लिख दीजिएगा, चूंकि Rg तथा Rs समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसीलिए Vs इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज Vg। मतलब S के अक्रॉस वोल्टेज और G के अक्रॉस, मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारा समान होगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, करंट इसमें है I माइनस Ig, प्रतिरोध है Rs, तो ये आपका जाएगा बेटा I माइनस Ig इंटू Rs इज इक्वल टू, इसमें करंट है आपका Ig,
तो आई जी इंटू कैपिटल जी। तो यहाँ से अगर हम आर एस निकालते हैं बेटा, आर एस का मान हो जाएगा यहाँ से आर एस इज इक्वल टू जो आपका आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय, सॉरी ये आर जी है, आर जी, ठीक। तो इसको हम आर जी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो आई माइनस आई जी इंटू आर जी, ठीक। तो ये शंट का मान हो जाएगा। अगर किसी अमीटर को अगर आई रेंज के पास अमीटर में बदलना है तो कितना शंट जोड़ेंगे, तो उस शंट के लिए फॉर्मूला आ जाएगा आर एस इज इक्वल टू आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी इंटू आर जी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ठीक। धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण की अगर हम बात करते हैं, ठीक, एक धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ एक उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो इसी पॉइंट को यहां पे लिखते हैं, धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि एक धारामापी को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने एक उच्च प्रतिरोध जोड़ना है, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देना है, ठीक। तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया बेटा, ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया जी, ठीक। इसके साथ हम क्या कर देंगे, एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे आर समांतर, सॉरी श्रेणी क्रम में, ठीक। और मान लेते हैं इस परिपथ में कितना करंट है भाई, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, या आई जी करंट फ्लो हो रहा है मान लेते हैं, ठीक है। और इसके अक्रॉस ये हमारा एक क्या बन गया, ये हमारा एक वोल्ट मीटर है। और मान लेते हैं ये वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज मेजर कर रहा है, मान लो इसका वोल्टेज V है, ठीक। तो मान लेते हैं R जो है ये हमारा उच्च प्रतिरोध है, उच्च प्रतिरोध है, I जो है, IG जो है ये धारामापी में धारा का मान हो गया, V जो है ये वोल्ट मीटर का परास है, वोल्ट मीटर का परास। अगर ये वोल्ट मीटर का परास है तो विभवांतर V बराबर, देखो इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है इसको मान लेते हैं Rg है, तो ये दोनों करंट जो प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में है, तो इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका टोटल प्रतिरोध R प्लस Rg हो जाएगा बेटा, ठीक। और इसमें कितना करंट फ्लो रहा है, तो इसमें Ig करंट फ्लो रहा है, तो हमने कहा Ig को उसके डिवाइड में भेज दो, तो V बाय IG इज इक्वल टू R प्लस Rg, तो हमने कहा यहाँ से R क्या हो जाएगा, तो R हो जाएगा बेटा V बाय IG माइनस Rg, ठीक। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं उच्च प्रतिरोध का मान, क्या निकाल सकते हैं इससे, उच्च प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस Rg, ठीक। बस इतना ही आपको धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण के लिए करना है। क्वेश्चंस अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा बेटा तो 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा इस पे, और इस पे क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, बस इतना ही आपको करना है, ठीक। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाओ जाके प्लेलिस्ट को विजिट करो, और प्लेलिस्ट में बेटा सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज लगे हुए हैं, आप सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में किस चैप्टर का वन शॉट वीडियो चाहिएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका वन शॉट वीडियोस लेके आएंगे, और डेफिनेटली बहुत कम टाइम्स के अंदर हम हर एक चैप्टर्स को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।